Welcome to all. Myself, Dr. Mayank Kumar Singh. This is a course name is Fundamental of Economics and Financial Market. This is a Module 1, Lecture 5. इसके पहले 4 लेक्चरों में हमने ये जाना कि what is the theory of probability, what is the theorems of probability, what are the basic terminology which we used when we deal with the chance in a economic phenomena. उसके साथ ही हमने ये देखा कि व्हाट इज़ द रैंडम वेरिएबल, व्हाट आर द टाइप्स, उसके बाद एक्सपेक्टेड वैल्यू, वेरिएंस और साथ ही साथ हमने प्रोबेबिलिटी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के 3 प्रकारों को भी समझा, जिसमें बाइनोमियल, पॉइसन और साथ ही साथ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन शामिल था। उसके साथ ही साथ हमने स्टोकेस्टिक और नॉन स्टोकेस्टिक रिलेशन को भी जाना और ये देखा कि यदि रिलेशन स्टोकेस्टिक है तो उसे किस प्रकार से हम इकोनॉमिक में डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में किस तरीके से उसके साथ डील करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे और जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है हाइपोथेसिस एंड इट्स टाइप, एरर एंड डिसीजन रूल, स्टेप्स एंड प्रोसीजर, और हम 3 सिंपल टेस्ट देखेंगे जिसमें 2 पैरामीट्रिक होंगे जिसमें टी टेस्ट और एफ टेस्ट होगा, और एक हम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट देखेंगे जिसे हम काई स्क्वायर टेस्ट कहते हैं। तो अगर हम अपनी बात को शुरू करें तो हम ये कह सकते हैं कि हाइपोथेसिस इज़ व्हाट। तो हाइपोथेसिस अ टेंटेटिव स्टेटमेंट विच इज़ नीड टू प्रूफ। इसका मतलब ये है कि यदि हम किसी चीज़ के बारे में प्रीवियस लिटरेचर के रहने पर या अपने किसी पर्टिकुलर एक्सपीरियंस के हिसाब से यदि हम कोई बात कहते हैं जो अभी उसे प्रूफ करना है, जिसके लिए हमें एक डिसीजन फॉर्म करना है, तो हम उसे हाइपोथेसिस कह सकते हैं। In statistics, hypothesis is a formal statement that explain the relationship between two or the more variable in a population. और जब हम हाइपोथेसिस की बात करते हैं तो हम 2 हाइपोथेसिस तैयार करते हैं, जिसमें पहले हाइपोथेसिस को हम नल हाइपोथेसिस कहते हैं, जिसे नो डिफरेंस हाइपोथेसिस भी कहा जाता है, कहीं कहीं इसे कंपोजिट हाइपोथेसिस भी कहते हैं। और नल हाइपोथेसिस के रिजेक्ट होने की स्थिति में हम एक हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं जिसे हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहते हैं, जिसे हम रिसर्च हाइपोथेसिस का भी नाम दे सकते हैं। नल हाइपोथेसिस को हम H0 या HN कहते हैं और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम H1 या HA कहते हैं। और जब भी हम हाइपोथेसिस की बात करते हैं तो हम इसे किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लिया कि वी जस्ट नीड टू चेक द डिफरेंस बिटवीन द मीन ऑफ पॉपुलेशन एंड सैंपल, वी जस्ट pointed out the difference of a 2 different means of a different sample। तो हम यहाँ किसी भी चीज़ों में जो डिफरेंटेड वैल्यू है बात उनकी नहीं करते, यहाँ पर हम उनके सिग्निफिकेंस को चेक करते हैं। जैसे मान लिया कि अगर पॉपुलेशन का मीन 32 है, 32, और सैंपल का मीन 33 है, तो अगर हम वैल्यू के हिसाब से, मैथ के हिसाब से और आंकड़ों की बात करें तो इसमें डिफरेंस साफ पता चलता है कि 32 इज़ नॉट इक्वल टू द 33। लेकिन ये अंतर को क्या अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इसका जो अंतर है, क्या ये सार्थक है, क्या ये सिग्निफिकेंस है, इसके लिए हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हम पॉपुलेशन के जो पैरामीटर्स होते हैं और जो स्टैटिक हैं, जो सैंपल के जो स्टेटिस्टिकल ऑब्जर्वेशन है, जो स्टैटिकल वैल्यू है, उनके बीच के डिफरेंस को, उसके सिग्निफिकेंस को हम चेक करते हैं। जब भी हम हाइपोथेसिस चेकिंग की प्रक्रिया से गुजरते हैं तो हमें ये ध्यान देना होगा कि एरर और डिसीजन रूल क्या होता है। तो यहाँ आप इस टेबल से समझ सकते हैं कि हाइपोथेसिस, जो नल हाइपोथेसिस, वो ट्रू भी हो सकती है और वो फॉल्स भी हो सकती है, और हम या तो उस हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करें या तो हम उस हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करें। अगर हाइपोथेसिस ट्रू है और वो एक्सेप्ट कर ली गई तो जो हमारा कंक्लूजन होगा, जो हमारा डिसीजन होगा, वो करेक्ट होगा। लेकिन अगर हाइपोथेसिस ट्रू है and it will be rejected by the researcher, then it's generated a error in a model, and this error is known as a alpha error or type 1 error। इसी के साथ अगर H0 false है, the researcher will be accepted, तो ये type 2 error है, ये बीटा एरर के नाम से भी जाना जाता है और इसे अल्फा 1 माइनस अल्फा भी कह सकते हैं। लेकिन अगर हमारी नल हाइपोथेसिस फॉल्स है और वो रिजेक्ट कर गई तो दिस इज़ अ करेक्ट कंक्लूजन। मैंने इसका मतलब कि अगर हाइपोथेसिस हमारा सिग्निफिकेंस नहीं है, अगर हाइपोथेसिस में जो हमने बात कही है नल हाइपोथेसिस में, अगर वो सार्थक नहीं है तो हम उसे अपने रिसर्च, फॉरकास्टिंग और पॉलिसी मेकिंग प्रक्रिया में बाहर कर देंगे। तो पहला करेक्ट कंक्लूजन
तब होगा जब हाइपोथेसिस ट्रू है और वो एक्सेप्ट कर ली गई, और तब होगा जब वो फॉल्स है और रिजेक्ट कर दी गई। लेकिन अगर हाइपोथेसिस ट्रू है एंड इट विल बी रिजेक्टेड, देन इट्स क्रिएटेड अ एरर नोन एज अ टाइप 1 एरर। और अगर हाइपोथेसिस फॉल्स है, अगर वो एक्सेप्ट हो गई, तो दिस इज अ टाइप 2 एरर। टाइप 2 एरर को पावर ऑफ द टेस्ट भी कहा जाता है। और अगर हम इसके प्रोसीजर और स्टेप की बात करें, तो जो प्रोसीजर होता है उसमें जब भी हम किसी चीज़ को टेस्ट करते हैं, तो सबसे पहले वी जस्ट स्टेबलाइज अ नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस को हम नॉन डिफरेंस हाइपोथेसिस भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें हम किसी भी चीज़ के डिफरेंस को इग्नोर करने का प्रयास करते हैं। दूसरा, फिर हम सेलेक्ट करते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस वह एक परसेंटेज वैल्यू है जो ये बताती है कि हम किसी भी चीज़ के जो सिग्निफिकेंस डिफरेंस है उसको इग्नोर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जैसे मान लिया, अगर हमने ये कहा कि द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज अ 5%, इट मीन्स द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इज 95% एंड द 5% इज अ डिफरेंस इज नॉट सिग्निफिकेंस आर नॉट इफेक्टेड योर मॉडल। उसके बाद हम सेलेक्ट टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, हम फिर जो मेथडोलॉजी, दो मेथड लगाएंगे उनकी बात करेंगे। जैसे आज हम यहाँ टी टेस्ट, एफ टेस्ट और काई स्क्वायर देखेंगे, तो वो हमारे टेस्ट स्टैटिस्टिक्स हैं। फिर हम डिसीजन रूल फॉलो करेंगे। इसका मतलब हम यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम ये देखेंगे कि हम अपनी बात को कह रहे हैं तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है। उसके बाद परफॉर्मेंस कंप्यूटेशन, हम उसके बाद जो हमने चीज़ निकाली है, एफ टेस्ट निकाला है, टी टेस्ट निकाला है या काई स्क्वायर टेस्ट किया है, तो उसकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो उसके टेबुलेटेड वैल्यू का उसका डिफरेंस कैसा है, क्या कैलकुलेटेड वैल्यू टेबुलेटेड वैल्यू से हायर है या लोअर है, उस हिसाब से हम कंक्लूजन को ड्रा करते हैं। अगर हम इस स्टैटिस्टिक्स को आगे प्रैक्टिकल में जाना चाहें तो हम अपनी बात की शुरुआत करेंगे टी टेस्ट से। टी टेस्ट इज अ जस्ट अ मीन डिफरेंस टेस्ट, इसे मीन डिफरेंस टेस्ट भी कहते हैं। इसे सबसे पहले गोसेट ने दिया था 1908 में, और ये दो तरीके से एग्जीक्यूट हो सकता है। पहला नॉन पेयर टी टेस्ट, दूसरा पेयर टी टेस्ट। नॉन पेयर टी टेस्ट दो तरह का हो सकता है। पहले जिसमें हम मीन डिफरेंस करें पॉपुलेशन का मीन और सैंपल के मीन से। जैसे मान लिया पॉपुलेशन के मीन को हम म्यू जीरो कहते हैं, पॉपुलेशन के मीन को हम म्यू जीरो कहते हैं और सैंपल के मीन को हम एक्स बार कहते हैं। तो टी टेस्ट का जो पहला फार्मूला है वो है एक्स बार माइनस म्यू ज़ीरो। अगर मान लिया कि म्यू ज़ीरो इज़ ग्रेटर देन एक्स बार, तो हम यहाँ पे मॉड लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पे मॉड इनकॉर्पोरेट कर देंगे। इसका मतलब वैल्यू जो होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी। एंड डिवाइडेड बाई एस अपॉन अंडर रूट एन। अंडर रूट एन इज जस्ट अ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन अ सैंपल एंड एस इज अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ सैंपल। यहाँ पर जो सैंपल के स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फार्मूला होगा वो होगा अंडर रूट समेशन एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस वन। ये जो n माइनस वन जो डिनोमिनेटर है, दिस इज ऑल्सो नोन एज अ डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये हम टी टेस्ट का ये हमारा पहला फार्मूला है, जिसे वन सैंपल टी टेस्ट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सैंपल के किसी भी स्टैटिस्टिक के डिफरेंस को हम पॉपुलेशन के साथ देखते हैं और मीन के डिफरेंस को देखते हैं, इसीलिए इसे मीन डिफरेंस टेस्ट भी कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक सैंपल के साथ ही इसे एग्जीक्यूट करते हैं। अगर हमारे पास पॉपुलेशन के अलावा दो मीन हैं तो हम उनके बीच के भी पैटर्न, उनके बीच के भी मीन के डिफरेंस को यहाँ चेक कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ के फार्मूला है x1 बार माइनस x2 बार डिवाइडेड बाई कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन इनटू अंडर रूट 1 अपॉन n1 प्लस 1 अपॉन n2। n1 is a number of observation is a first sample, n2 the number of observation in a second sample and sp is a combined standard deviation। तो कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का यहाँ जो फार्मूला होगा वो होगा s इज इक्वल टू समेशन dx1 स्क्वायर द डिफरेंस फ्रॉम अ मीन सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस फ्रॉम अ मीन ऑफ अ फर्स्ट सैंपल समेशन dx2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2 माइनस 2 and that this is a denominator of a standard deviation is also known as a degree of freedom। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि नॉन पेयर टी टेस्ट में सिर्फ हम दो अलग अलग सैंपल या पॉपुलेशन और सैंपल के बीच के मीन के डिफरेंस को भी देख सकते हैं। हम यहाँ इसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं एक ही सैंपल में किसी भी चीज़ के एग्जीक्यूशन को। जैसे मान लिया, हम एक उदाहरण के तौर पे ये समझ सकते हैं, जैसे कि एक 10 बच्चों की क्लास है, उसमें से हमने 5 बच्चों का सैंपल लिया, तो द पॉपुलेशन इज 10 और सैंपल हमने 5 बच्चों का लिया। और किसी भी चीज़, किसी भी पेपर को पढ़ाने के पहले हमने
उनका एक टेस्ट लिया, मान लिया हमने स्टैटिस्टिक्स का एक टेस्ट लिया और 100 मार्क्स के वो पेपर है और जो उन्होंने टेस्ट दिया उसके मार्क्स हमने लिख लिए। बाद में उन्हें 45 दिन की एक पर्टिकुलर टीचिंग प्रोसेस के साथ हमने उन्हें ट्रेंड किया और फिर से हमने एक टेस्ट एग्जीक्यूट किया ऑफ 100 मार्क्स, फिर उनका एक मार्क्स आया, उसी 5 बच्चों पे हमने काम किया। इसका मतलब द सैंपल इज नॉट चेंज, सैंपल में कोई बदलाव नहीं रहा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं द डिफरेंस ऑफ टीचिंग, माने हम किसी भी शिक्षण की इफिशियंसी को भी यहाँ चेक कर सकते हैं। तो यहाँ जो डी बार है, दिस इज अ difference of a value of the sample before and after of any execution divided by SD. SD is a standard deviation of the difference or under root n is a nothing but the square root of a number of observation in a particular sample. अगर हम इसे एक सवाल के साथ एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल के साथ सॉल्व करना चाहें तो हम ये देख सकते हैं। मान लिया कि वी हैव अ इमेजिनरी डेटा, हमारे पास एक इमेजिनरी डेटा है कि एक क्लास है जिसमें 6 बच्चों का सैंपल लिया गया है और उनके स्टैट्स के मार्क्स कुछ इस प्रकार हैं 63, 63, 64, 66, 60 एंड 68। नाउ द क्लास इज नॉट ओनली द इंक्लूजन ऑफ द 6 स्टूडेंट, क्लास मान लिया 100 बच्चों की है और जो एवरेज मार्क्स है उस क्लास का वो मान लिया हमारे पास वो 66 है। इसका मतलब जो हमारा मीन है जो पॉपुलेशन का वो 66 है। तो अब ये क्वेश्चन हो सकता है कि फाइंड द सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन मीन एंड द सैंपल मीन। तो पॉपुलेशन मीन इज हियर गिवन 66, लेकिन सैंपल मीन हमें निकालना पड़ेगा। तो जो हमारा स्टेप होगा सबसे पहला वो होगा फार्मूलेटेड द नल हाइपोथेसिस। तो स्टेप 1 में हम अपने फार्मूलेट करेंगे नल हाइपोथेसिस को। तो हम H0 लिखेंगे कि देयर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन मीन एंड सैंपल मीन। उसके बाद हम H1 बनाएंगे, H1 होगा x बार इज नॉट इक्वल टू म्यू। यहाँ पर हमने कोई डायरेक्शन मार्क नहीं किया, इसका मतलब ये जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है ये 2 टेल टेस्ट है, इसका मतलब x बार इज ग्रेटर देन म्यू आर लोअर देन म्यू, हम इस पे बात नहीं कर रहे हैं। उसके बाद जो हमारा सेकेंड टेस्ट जो सेकेंड स्टेप होगा वो होगा टी टेक्स के एग्जीक्यूशन का। तो हमारा ये एग्जीक्यूशन होगा x बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाई x अंडर रूट n। ये हमारा एग्जीक्यूशन होगा, इसे हम इनकारपोरेट करेंगे और अपनी बात को आगे बढ़ा सकते हैं। ये अंडर रूट n। तो पहला हमारा काम होगा टू कैलकुलेटेड द मीन। तो हम इस 6 ऑब्जर्वेशन को सम करेंगे। द सम इज अ समेशन x इज इक्वल टू 384 और जब हम x बार निकालेंगे तो ये हो जाएगा 384 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 64। यहाँ पर अगर वैल्यू के हिसाब से देखें तो अंतर साफ पता चलता है कि द मीन इज अ 64 ऑफ अ सैंपल एंड द 66 इज अ मीन ऑफ अ म्यू। तो अंतर तो है, लेकिन क्या ये अंतर सार्थक है? तो इसके लिए फिर हम x निकालेंगे, dx जो हमारा होगा -1, 0, 2, -4 और 4। फिर हम निकालेंगे dx स्क्वायर 1, 1, 0, 4, 16 एंड 16। हम इन्हें ऐड करेंगे, समेशन dx स्क्वायर इज इक्वल टू 38। अब हम s निकालेंगे, s हमारा होगा 38 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 1 इज स्क्वायर रूट 38 डिवाइडेड बाई 5। s हमारा हो जाएगा 2.756। अब हम t जो टेस्ट निकालेंगे तो वो हो जाएगा t इज इक्वल टू 66 माइनस 64 मॉड 2.75 अंडर रूट 6। हम इन्हें जब सॉल्व करेंगे हमारी जो वैल्यू होगी वो होगी 2.756। ये t की वैल्यू है। दिस इज अ कैलकुलेटेड t। अब हमारा जो अगला स्टेप होगा वो होगा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और डिग्री ऑफ फ्रीडम का। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हम 5% पे चेक करते हैं जो एक जनरलाइज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने पहले ही कहा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू द डिनोमिनेटर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। डिनोमिनेटर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज n-1। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी 5 और इसके साथ हम देखेंगे टी टैबुलेटेड जिससे हम डिसीजन मेकिंग फॉलो करेंगे। अब मान लिया कि जो टी टैबुलेटेड है उसकी वैल्यू 0.177 है। जब हम टी टेबल देखेंगे, टी टेबल किसी भी किताब के स्टैट्स की किताब के लास्ट में लिखा होता है जिसमें दाएं से बाएं जाने पर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और ऊपर से नीचे चलने पर डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। जब भी हम टी टेबल में राइट टू लेफ्ट चलेंगे
तो वो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होगा, और जब भी हम ऊपर से नीचे अप टू डाउन जाएंगे तो वो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। तो हम 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम में 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में टी की वैल्यू निकालेंगे, और अगर टी की वैल्यू जो टेबुलेटेड टी की वैल्यू है, इफ दिस इज अ ग्रेटर देन कैलकुलेटेड वैल्यू, तो नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। ये डिसीजन मेकिंग है, ये डिसीजन रूल है। बट अगर मान लिया कि टी टेबुलेटेड लोअर हो जाए टी कैलकुलेटेड के, तो नल हाइपोथेसिस विल बी रिजेक्टेड। अब इस फार्मूले में, इस सवाल में जो टी टेबुलेटेड है वो टी कैलकुलेटेड से छोटा है, इसका मतलब कि नल हाइपोथेसिस हमारी जो होगी वो रिजेक्ट हो जाएगी। इसका मतलब देयर इज अ सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन सैंपल मीन एंड पॉपुलेशन मीन। दिस इज अ टी टेस्ट। इसी तरीके से हम इसे टू सैंपल मीन और डिफरेंस में भी चेक कर सकते हैं। जो दूसरा टेस्ट होता है उसे हम एफ टेस्ट कहते हैं। एफ टेस्ट को हम वेरिएंस रेशियो टेस्ट भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हम वेरिएंस को टेस्ट करते हैं। तो इसके फार्मूले हो सकते हैं, अगर हमारे पास 2 सैंपल हैं तो हम ये पहला फार्मूला यूज़ करेंगे, जिसका फार्मूला होता है f इज इक्वल टू s1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई x2 स्क्वायर। x1 इज अ लार्जर वेरिएंस, x2 इज अ स्मॉलर वेरिएंस, और जो s है इसका फार्मूला s1 और s2 दोनों के लिए एक जैसा है, और जो n-1 है दिस इज अ डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो जब हमारे पास 2 सैंपल होंगे तो जो पहली डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी वो होगी v1, जिसे हम n1-1 कहेंगे। पहली डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी v1 n1-1, और दूसरी होगी v2 जिसे हम कहेंगे n2-1। और f टेबल जब हम यूज़ करते हैं तो f टेबल में लेफ़्ट टू राइट एंड अप टू डाउन दोनों में डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। तो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का जो f टेबल होता है उसमें, या 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट में हम अपना काम करते हैं। लेकिन कभी कभी सैंपल 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में जो हम f टेबल का फार्मूला यूज़ करते हैं वो ये फार्मूला है, f टेस्ट इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन ग्रुप्स डिवाइडेड बाई df ऑफ अ फर्स्ट, और डिवाइडेड बाई सम ऑफ स्क्वायर विद इन ग्रुप डिवाइडेड बाई df2। अगर हम सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन 2 ग्रुप डिवाइडेड बाई df की बात करें तो हम इसे कह सकते हैं वेरिएंस बिटवीन सैंपल्स, और जो इसका डिनोमिनेटर है उसे हम कह सकते हैं वेरिएंस विद इन सैंपल। तो ये f टेस्ट है। हम इसे भी एक फार्मूले से समझ सकते हैं। जैसे मान लिया हमारे पास एक इमेजिनरी डेटा हो जिसमें हम ये कह सकें कि वी हैव द 4 टाइप ऑफ फर्टिलाइजर एंड वी जस्ट यूज इनटू द डिफरेंट टाइप ऑफ फील्ड्स एंड द प्रोडक्टिविटी इज एज गिवन। अब हमारे पास देयर इज अ 4 टाइप ऑफ फर्टिलाइजर है, फर्टिलाइजर 1, 2, 3 और 4। अब इनकी अगर हम प्रोडक्टिविटी को लिखें तो मान लिया कि पहले 3 लैंड में हमने फर्टिलाइज़र 1 का प्रयोग किया, दूसरे में हमने यहाँ किया, और तीसरे में जो हमारी प्रोडक्शन है वो है 855, और जो चौथे में है वो है 585। हमारे पास यहाँ 4 सैंपल है। तो यहाँ एफ टेस्ट का लार्जर वेरिएंस डिवाइडेड बाई स्मॉलर वेरिएंस का फार्मूला काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर हमारा जो फार्मूला होगा वो होगा एफ इज इक्वल टू वेरिएंस बिटवीन सैंपल, वेरिएंस बिटवीन सैंपल डिवाइडेड बाई वेरिएंस विद इन सैंपल। तो यहाँ पर हमारा फार्मूला ये होता है। तो हमें इस फार्मूले को सॉल्व करने के लिए एक टेबल की ज़रूरत होती है। तो हम यहाँ पर एक एफ टेबल बनाते हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एफ टेबल में हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन ग्रुप। हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा सम ऑफ स्क्वायर, जिसे हम एस एस कहते हैं। तो बिटवीन ग्रुप, बिटवीन सैंपल्स आर बिटवीन ग्रुप। तो जो सम ऑफ स्क्वायर होता है उसे हम कहते हैं समेशन एन के इन ब्रैकेट एस के बार माइनस एक्स डबल बार का स्क्वायर, एक्स डबल बार का स्क्वायर। दिस इज अ सम ऑफ स्क्वायर। एक्स के बार क्या है? एक्स के बार इज अ डिफरेंट मीन के, जो सैंपल के मीन है उसको हम कहेंगे। तो जैसे इसको हमने जोड़ा और इसके बाद हमने मीन निकाला तो x1 बार इज इक्वल टू 9, क्योंकि 10, 9, 8 का सम 27 होगा, 27 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 9। ठीक उसी तरीके से अगर हम x2 बार निकालेंगे तो x2 बार इज इक्वल टू 7, इसका जो सम होगा वो 21 होगा, और ये हमारा तीसरा सैंपल है तो हम इसे x3 बार लिखेंगे, ये 6 होगा, इसका सम 18 होगा, और सैंपल 4 का भी जो मीन है वो 6 होगा क्योंकि इसका भी सम 18 होगा। इसका मतलब ये है दिस इज अ x1 बार, x2 बार, x3 बार और x4 बार। अब हम
एक्स डबल बार निकालेंगे। एक्स डबल बार का मतलब होता है मीन ऑफ द मीन, इसका मतलब है 9 + 7 + 6 + 6 डिवाइडेड बाई 4। तो 9 + 7 + 6 + 6 डिवाइडेड बाई 4 अगर हम इसे करेंगे तो हमारा जो मीन होगा वो हमारा मीन आएगा 7। इसका मतलब एक्स डबल बार इज 7 एंड x1 बार इज 9, x2 बार इज 7, x3 बार इज 6 एंड x4 बार इज 6। तो हमें अब दोनों कांस्टेंट पता चल गए। तो अब हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं सम ऑफ स्क्वायर। तो सम ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए हम कर सकते हैं 9 - 7 का स्क्वायर प्लस 7 - 7 का स्क्वायर प्लस 6 - 6 का स्क्वायर प्लस 6 - 6 का स्क्वायर। हम जब इसे एग्जीक्यूट करते हैं तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। तो 9 - 7 इज इक्वल टू 2, तो 2 + 2 इज इक्वल टू 4। ये 4 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया और ये 1 हो गया और ये 1 हो गया। लेकिन यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई भी करना है n इंटू के का। तो हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। चूंकि ये इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो हम यहाँ पर चाहे तो सीधे ब्रैकेट में 3 कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो फार्मूला होगा वो होगा n1, n2, n3, n4। तो जब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा जो टोटल सम आएगा वो हो जाएगा 18। तो दिस इज अ सम ऑफ स्क्वायर समेशन n के का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन ईच सैंपल, इन ब्रैकेट s के बार माने मीन ऑफ द सैंपल्स माइनस s डबल बार माने मीन ऑफ द मीन। तो हमारी इसकी जो टोटल वैल्यू हो गई वो हो गई 18। अब हमें निकालनी होगी डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ होगा k-1। इसका मतलब k का मतलब नंबर ऑफ सैंपल -1, तो उसे हम 3 लिख सकते हैं। अब हम निकालेंगे MSS बिटवीन सैंपल। तो जब हम MSS निकालेंगे तो ये होगा SS डिवाइडेड बाई DF। SS डिवाइडेड बाई DF का मतलब हो गया 18 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 6। तो इसका मतलब हमने वेरिएंस निकाल लिया बिटवीन सैंपल का। लेकिन जब हम विद इन सैंपल के जब हम वेरिएंस को निकालते हैं तो हमारे पास दूसरा तरीका होता है। विद इन सैंपल के में जब हम वेरिएंस निकालते हैं तो ये जो इसका एसएस होता है उसमें हम एक्स के माइनस एक्स के बार की बात करते हैं। माने ये होता है समेशन एस के माइनस एक्स के बार का स्क्वायर। इसका मतलब बातों से ही लगता है जो डिनोमिनेटर है वो ये कह रहा है वेरिएंस विद इन सैंपल। इसका मतलब सैंपलों के बीच में। इसका मतलब हमारे पास जो मीन है x1 बार 9, हम इससे इसका स्क्वायर ऑफ डेविएशन सम करेंगे। 7 से सैंपल 2 का डेविएशन स्क्वायर सम करेंगे और तीसरे सैंपल से हम 6 से करेंगे और चौथे से हम 6 से करेंगे। तो इसका मतलब होता है 10 - 9 का स्क्वायर प्लस 9 - 9 का स्क्वायर प्लस 8 - 9 का स्क्वायर। वैसे ही सैंपल 2 में आएगा 7 - 7 का स्क्वायर, 8 - 7 का स्क्वायर, 6 - 7 का स्क्वायर। वैसे ही सैंपल 3 में 8 - 6 का स्क्वायर, 5 - 6 का स्क्वायर, 5 - 6 का स्क्वायर। सैंपल 4 में हम जाएंगे तो होगा 5 - 6 का स्क्वायर प्लस 8 - 6 का स्क्वायर, 5 - 6 का स्क्वायर। जब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा जो टोटल नंबर आएगा वो होगा 16। साथ ही साथ अब इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वह है कैपिटल N माइनस के। कैपिटल N का मतलब होता है द ग्रांड टोटल ऑफ ऑब्जर्वेशन। देयर इज अ 3 ऑब्जर्वेशन इन ईच सैंपल, then the grand total of n is 12. K is a number of sample. It means the degree of freedom within sample is 8. Now the MSS within sample is equal to 16 divided by 8 is equal to 2. जब हमारे पास वेरिएंस दोनों पक्ष के आ गए तो हम सीधे f डिवाइडेड बाई 6 डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, तो हमारे पास जो f की वैल्यू आ गई वो है 3। अब हमारे पास जो ये f की वैल्यू है दिस इज अ कैलकुलेटेड f। तो हमारी जो नल हाइपोथेसिस है वो ये है कि देयर इज नो एनी डिफरेंस ऑफ इफिशियंसी ऑफ द फर्टिलाइजर्स। जो हमारे ये फर्टिलाइजर्स हैं इनकी जो इफिशियंसी है, इनकी जो प्रोडक्टिविटी है, इसमें किसी भी तरह का कोई भी डिफरेंस नहीं है। ऐसी स्थिति में जो हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनेगा वो बनेगा देयर इज अ डिफरेंस। यहाँ डिफरेंस है इन अ इफिशियंसी, इनकी इफिशियंसी में हमारे पास हमारा अनप्रोडक्टिविटी में अंतर है। इसका मतलब कि कोई भी फर्टिलाइज़र आपस में समान नहीं है। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि हम इसे चेक करेंगे F टेबुलेटेड से। तो F टेबुलेटेड में हम V1, तो V1 इज़ 3, V2 इज़ 8,
हम यहाँ पे निकालेंगे F टेबुलेटेड, और अगर F टेबुलेटेड की वैल्यू अगर हम चेक करें तो वो होगी 4.64। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो F टेबुलेटेड है वो ग्रेटर देन F कैलकुलेटेड है। इसका मतलब जो हमारी नल हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हो जाएगी। इसका मतलब कि जो फर्टिलाइजर्स हैं उनके बीच में किसी भी तरह की प्रोडक्टिविटी में, इफिशियंसी में डिफरेंस जो है वो सिग्निफिकेंस नहीं है। इसी तरीके से जो हमारा तीसरा टेस्ट होता है वो है काई स्क्वायर टेस्ट। काई स्क्वायर टेस्ट इज नथिंग बट द नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। इसे हम 3 जगह एग्जीक्यूट कर सकते हैं। पहला, टेस्ट ऑफ होमोजिनिटी, हम इसमें होमोजिनिटी चेक कर सकते हैं। इट्स ऑल्सो नोन एज अ गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट, और इसे हम इंडिपेंडेंस टेस्ट के रूप में भी देख सकते हैं। इसमें बेसिकली हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी एंड द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। हम प्रोबेबिलिटी के पिछली कक्षाओं में देख चुके हैं कि ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है जो फ्रीक्वेंसी पहले से दी हुई होती है। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इज कैलकुलेटेड बाय द हेल्प ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो क्या उनके बीच में कोई डिफरेंस है, कोई डिपेंडेंसी है, उसे भी चेक कर सकते हैं। क्या वो डेटा को फिट और मॉडल को फिट रख सकती है, ये भी चेक कर सकते हैं। और क्या उनके में समरूपता है, ये भी देख सकते हैं। तो काई स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो सिंपल होता है कि समेशन ऑफ द ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। अब इसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो है C-1 R-1। C का मतलब कॉलम, R का मतलब रो। हम इसे एक सिंपल सवाल से देख सकते हैं। मान लिया कि एक गांव है, एक विलेज है, अगर वहाँ कोविड फैला है और वहाँ पर जो है हम कोविड की दवा पिलाने गए हैं, एक टीम गई है, उसमें से कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें कोविड हुआ है, जो कोविड से सफ़र कर रहे हैं, दे आर सफ़र फ्रॉम द कोविड, और दूसरे जो हैं जिन्हें कोविड नहीं हुआ, और जो दवा की जो खुराक है वो उन्हें दी गई, तो हम यहाँ लिख देते हैं डू नॉट। उन्हें दवा दी गई या दी नहीं गई। तो मान लिया कि 10 ऐसे लोग थे जिन्हें कोविड हुआ था और उन्हें दवा दी गई, और 20 ऐसे लोग थे जिन्हें कोविड हुआ था और दवा नहीं दी गई, और 30 ऐसे लोग थे जिन्हें कोविड नहीं हुआ था लेकिन दवा दी गई, और 40 ऐसे लोग थे जिन्हें दवा न दी गई न ही उन्हें कोविड हुआ था। तो इस तरीके से एक फ्रेम हो सकता है काई स्क्वायर का सवाल, जिसमें जो फ्रीक्वेंसी है ये ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी है। अब हम क्या करते हैं, हम इसमें रो टोटल करते हैं। हम इसमें पहले रो टोटल करेंगे और फिर हम कॉलम टोटल करेंगे। तो रो टोटल और कॉलम टोटल 30, 70, 40 और 60 है। रो टोटल का सम और कॉलम टोटल का सम एक जैसा होना चाहिए। तो 60 + 40 इज 100, 30 + 70 इज 100। हम ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी के बाद इसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो अगर हम इसे A लिखें, इसे B लिखें, इसे C और इसे D लिखें, तो हम लिख सकते हैं कि जिन्हें कोविड हुआ है और जिन्हें हम इंजेक्शन या खुराक दे रहे हैं, अगर उसे 1 कर दें, हुआ है नहीं दी 2 कर लें, नहीं हुआ है दी 3 कर लें, नहीं हुआ है नहीं दी से 4 कर लें, तो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी हम यहाँ 10, 20, 30 और 40 लिखें। दिस इज अ FO। FE क्या है, किसी भी कॉलम मैट्रिक्स में जो FE होगा वो होगा A की FE होगी रो टोटल इंटू कॉलम टोटल डिवाइडेड बाई ग्रांड टोटल। इसका मतलब A होगा हमारा 30 डिवाइडेड बाई इंटू 40 डिवाइडेड बाई 100। इस हिसाब से ये 12, ये 18, दिस इज अ 28 एंड दिस इज अ 42। अगर हम इसका समेशन FO माइनस FE स्क्वायर डिवाइडेड बाई FE करेंगे तो इसका सम हमारा आएगा 0.78। फिर हम इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम लेंगे, वो होगा R-1 C-1, क्योंकि 2 रो 2 कॉलम है तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होगी। तो हम काई स्क्वायर टेबुलेटेड निकालेंगे और काई स्क्वायर टेबुलेटेड की वैल्यू होगी 3.84। हमारा जो नल हाइपोथेसिस होगा, देयर इज अ इंडिपेंडेंसी ऑफ अ इंजेक्शन एग्जीक्यूशन ऑफ अ कोविड डोज। तो न यहाँ पर टेबुलेटेड वैल्यू जो काई स्क्वायर की है, ये टेबुलेटेड वैल्यू जो है वो कैलकुलेटेड वैल्यू से बड़ी है। इसका मतलब ये है कि हमारी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गई। इसका मतलब कि जो कोविड के जो डोज हैं उनको लगाने में किसी भी तरीके की डिपेंडेंसी या पक्षपात नहीं हुआ है। तो इस तरीके से हम टेस्ट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं और हाइपोथेसिस को टेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।